नमस्कार, स्वागत है आपका चंदन ब्लॉग्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी प्रोटेस्ट की। देखो, एसएससी में जो आजकल स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना रामलीला मैदान पे, एक टाइम था भाई हम लोगों ने भी तैयारी करी, बट हमारे टाइम पे भी 3 बार पेपर कैंसिल हुए। ठीक है, मूड ऑफ हो गया। काफ़ी ज़्यादा एक आप कह सकते हो टाइम हमारा चला गया, लाइफ का एक हिस्सा चला गया जो जाना नहीं चाहिए था। लेकिन उस समय इतनी समझ नहीं थी कि गवर्नमेंट सिर्फ ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ और सिर्फ ले रही है बच्चों का टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि देखो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि बच्चों का सिलेक्शन हो। आज हम इसी मुद्दे को उठाने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चे रामलीला मैदान पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर्स भी हैं, टीचर्स को पीटा भी जा रहा है, बच्चों को भी पीटा जा रहा है। अब इसमें देखो गलती किन की है? गलती हम ही लोगों की है। हम लोगों ने लीडर्स किन को बैठा रखा है पार्लियामेंट में? हमने जिनको बैठा रखा है वो ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड ही नहीं है। डिस्कशन किस पे चल रहा है कि समोसे का साइज कितना होना चाहिए। पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहे थे एक बार मनोज तिवारी कि पूरे देश में समोसा 10 रुपए का मिलता है, कहीं समोसा बड़ा मिलता है, कहीं छोटा मिलता है, कहीं मीडियम साइज का मिलता है। बताइए, क्या पार्लियामेंट इसलिए बनाया गया है कि आप समोसे के साइज के बारे में डिस्कशन करेंगे? और जो बच्चे अपना फ्यूचर, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी गाँव की ज़मीन बेच के, मम्मी पापा से पैसे लेके जो तैयारी करने आ रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं है इस देश के नेताओं को। अब देखिए, कई सारे टीचर्स आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है सही तरीके से ना इस मुद्दे को अभी तक उठाया नहीं गया। देखिए, देश में बेरोजगार का अगर मुद्दा जो बना हुआ है ना, बेरोजगारी का, ये इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला जब तक हम सभी मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे। और आवाज़ में ना हमें सबसे पहले ये देखना हो कि 50,000 पोस्टें, ऑलमोस्ट 1 करोड़ बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आपको पता नहीं होगा, हर साल 25 से 30 लाख बच्चे 12वीं पास होते हैं। ग्रेजुएशन में हर साल 50 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं। ठीक है, और जो ये देश की आबादी प्लस पिछले ईयर के बच्चे जुड़ते जाते हैं, वैकेंसीज कितनी आती है आपको पता है। इसके अलावा देखिए, गवर्नमेंट बेवकूफ़ भी आराम से बना देती है, सीटें कम निकलती है, काफ़ी बच्चे तैयारी में घुसे हुए हैं, सबको जॉब मिलना भी मुश्किल नहीं है। अगर 10-20 हज़ार सीटें दिखा दे वो सामने, तो सारे बच्चे खुश हो जाते कि चलो मेरा हो जाएगा। भाई 20,000 बच्चों का हो जाएगा, 99,80,000 बच्चों का क्या होगा? उसके लिए क्या प्लान है? हम में से कोई भी क्वेश्चन नहीं करता। ना तो प्राइवेट जॉब के लिए कंपनीज को लाया जा रहा है, ना तो ट्रेड डील किसी कंट्री के साथ हम अच्छे से कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ एप्पल जो कंपनी आई है वो भी सिर्फ साउथ इंडिया के लिए आई है। नॉर्थ इंडिया में हमारे यहाँ एक भी अच्छी कंपनीज नहीं आई है। काफ़ी लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है। अभी यूपी नोएडा में और गुड़गांव हरियाणा में जो डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी सारी कंपनीज आई है, बट वो भी सफिशिएंट नहीं है कि सभी बच्चों को जॉब प्रोवाइड करा सके। ये प्रॉब्लम देखिए तब तक बनी रहेगी जब तक देश के अनपढ़ नेता पार्लियामेंट में बैठे रहेंगे और यहाँ पे पीएचडी होल्डर घर में बैठा रहेगा। प्रॉब्लम हम ही लोगों ने क्रिएट की है। आपको मैं एक बात बताता हूँ। 2023 की बात है, जब आपके एमएसएमई के मिनिस्टर 2023-24 में जो आपके द्वारा जो प्रधानमंत्री चुन के आए, 23-24 की बात है, जब एमएसएमई मिनिस्टर बनाया गया था जीतन राम मांझी को, तो उन्होंने पता है क्या बोला? यार मैं तो मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एमएसएमई का मिनिस्टर बना दिया। उसने कहा मुझे तो ये भी नहीं पता है कि एमएसएमई का मतलब क्या होता है। आप खुद सोचिए, जिस देश की आबादी 150 करोड़ है, उस देश में आपने ऐसे अनपढ़ नेता को आपने एमएसएमई का मिनिस्टर बना दिया, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है बिजनेस के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जहाँ पे बिजनेसेस का सपोर्ट किया जाए। उसको अकल ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि है क्या, आपने उसको मिनिस्टर बना दिया। एजुकेशन मिनिस्टर आज से हमने 10 साल पहले स्मृति ईरानी को बना दिया था, 12वीं पास है वो। हम हमारे देश में ना प्रॉब्लम यही है। राजनाथ सिंह को हमने क्या बना रखा है? डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस का एबीसीडी भी नहीं पता उनको, क्या कर रखे उनको नॉलेज क्या है? बस पॉलिटिकल बयान दे के चले जाते हैं। कभी हमें चाइना आके दिखा रहा है, कभी पाकिस्तान आके दिखा रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा देखिए तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आप पढ़े लिखे लीडर्स को नहीं लेके आएंगे। राहुल गांधी की बात करें लोग, राहुल गांधी की बात करें, भाई 70 सालों से तो उनकी भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ सॉल्व क्यों नहीं किया? क्यों हमारे देश में एमएनसी कंपनीज नहीं आती? क्यों विदेशों में ही जाके वो अपनी सारी यूनिट्स लगाती हैं, इंडिया में नहीं लगाती? ये मुद्दा देखिए इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला। ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है ना इंडिया में, इंडिया की आबादी ऑलमोस्ट 150 करोड़ के करीब है, 146 करोड़ है राइट नाउ। चाइना को हम क्रॉस कर चुके हैं, बट चाइना ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, फैक्ट्रीज की संख्या वहाँ पे बढ़ी। आज आपको पता है चाइना को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, इंडिया को क्या बोला जाता है? दुनिया का ऑफिस। हम टर्शियरी सेक्टर में तो बहुत आगे, सर्विस सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर में भी लोग कितने की जॉब मिल रही है? 10,000, 15,000, 20,000।
आप आजकल की महंगाई में क्या 15-20 हज़ार से घर चला सकते? क्यों युवा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए बेबस है? लोग कहते हैं यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हो, तो अपना काम करो। भाई हर किसी के पास उतने ना तो पैसे हैं, ना तो रिसोर्सेस है, ना वो स्किल है, ना वो ट्रेनिंग है, ना वो माइंड है कि हर कोई यहाँ पे बिजनेसमैन बन जाए, एंटरप्रेन्योर बन जाए। गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि हम बिजनेसेस को कैसे सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दें। अभी हमने अमेरिका से ट्रेड डील की बात की तो वहाँ पे मोदी जी हमारे देश के लोगों को क्या बता रहे कि हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने बोला कि डेयरी फार्म आप अपने ओपन कर दो अमेरिका के एक्सपोर्टर के लिए। तो यहाँ पे देखो उनको ना तरीके से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे नहीं है ना उतने। प्रॉब्लम यही है, मैंने वही आपको बताया कि हमने अनपढ़ लीडर्स को पार्लियामेंट में पहुंचा रखा है। उनको तरीके से ही बोलना चाहिए था कि हम अपने डेयरी फार्म ओपन करेंगे, क्या आप इंडियंस को 2 करोड़ वीज़ा दोगे? क्योंकि देखो अमेरिका जो है इंडियंस को H1B वीज़ा भी बंद कर रहा है, HB वीज़ा भी बंद कर रहा है, बहुत सारे जो स्टूडेंट वीज़ा है वो कैंसिल कर रहा है। जो हमारे भारतीय बाहर जाते क्या आप उनको वीज़ा दोगे, जॉब्स दोगे? दूसरी चीज़ हमें ये करनी चाहिए थी, जो हमारे विदेश में भारतीय काम कर रहे हैं उनको हम डबल सिटीजनशिप दे के उनसे बोल सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे कि वो इंडिया में आके फैक्ट्रीज लगाए, कंपनी लगाए। हमने क्या कर रखा है, एक सिटीजनशिप दे रखी है। वो जैसे बंदा हमारा कोई देश का बाहर जाता है, पढ़ाई करता है या बिजनेस करता है, उनकी सिटीजनशिप हम छीन लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। तो ये तो देश के अनपढ़ लीडर्स को समझना चाहिए ना कि वो जब सफिशिएंट रोजगार नहीं दे सकते तो जो इंडियन एटलीस्ट बाहर गए हैं उनको बोले कि वो आके इंडिया में फैक्ट्री लगाएं, उनको सपोर्ट करें, उनका इनकम टैक्स कम करें। बट वही है ना कि आपको पढ़े लिखे ईमानदार लीडर चाहिए। अभी देखिए बिहार में चुनाव होने वाला है, बिहार में चुनाव होगा, वहाँ पे उसने अगर बोल दिया कि मैं 50,000 लोगों को रोजगार दूंगा, 50,000 गवर्नमेंट जॉब निकालूंगा, वहाँ पे बिहार में तैयारी करने वाले कम से कम 1 से 1.5 करोड़ लोग हैं, सारे खुश हो जाएंगे। सबको पता है क्या लगेगा, मेरा हो जाएगा। कोई भी ये क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर मैं 1 करोड़ की बात करूँ तो 99,50,000 बच्चों के लिए क्या प्लान है? सबको लगता है 1 करोड़ में कि 50,000 में हमारा हो जाएगा। जब तक हम एज अ कंट्री सिर्फ सेल्फिश होकर सोचेंगे ना कि 50,000 में हमारा हो जाएगा, 99,50,000 के लिए आपके पास क्या प्लान है, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। आपको लीडर से पूछना पड़ेगा कि भाई 99,50,000 के लिए प्लान क्या है, आप उनको कैसे जॉब प्रोवाइड करोगे? अगर आपको उनको जॉब प्रोवाइड करने का आपके पास कोई ABC कोई बढ़िया प्लान नहीं है ना, तो आप मत करो वोट ही मत दो, नोटा का बटन दबा दो। वो प्रशांत किशोर कह रहा है कि बिहार में फैक्ट्री लगाओ। भाई कौन लगाएगा फैक्ट्री? कैसे लगाओगे फैक्ट्री? किस चीज़ की फैक्ट्री लगाओगे? मतलब उनके पास भी कोई विजन या प्लान नहीं है। देखो विजन होना चाहिए ना एक लीडर के पास। भाई फैक्ट्री कैसे लगेगी? बिहार में क्या चीज़ है, आप किस चीज़ की फैक्ट्री लगाओगे? तो ऐसे नहीं होता ना। कोई भी जो है ना हमारे लीडर वो विजनलेस काम कर रहा है। कोई कहता है मैं 50,000 जॉब दे दूंगा, कोई कहता है हम बिहार में फैक्ट्री लगवा देंगे। मोदी जी फैक्ट्री क्यों नहीं लगाएंगे? मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे। ये आपको सोचना चाहिए कि बिहार में बिजनेसमैन को सपोर्ट करें, टैक्सेस कम करें, टैक्स के रेट कम करें। बिहार में लेबर फोर्स ज़्यादा है, कम मजदूरी में काम करने के लिए तैयार है। रेलवे पे जो उनकी फ्लाइट ड्यूटी लगती है, आप उस ड्यूटी को कम कीजिए कि जो भी यहाँ बिजनेस करेगा उसका माल हम इधर से उधर जाने के लिए टैक्स फ्री कर देंगे। तो ये सब दिमाग वो अपना क्यों नहीं लगाते? वो सीधे बोलते बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए बोल रहे हैं, वो लगा नहीं रहे। आप उनको जिता दो कि फिर पता है उनका क्या क्वेश्चन है कि भाई हमने तो बोला था, वो फैक्ट्री कोई लगा नहीं रहा। देखिए एक स्ट्रैटेजिकली हमें बहुत स्ट्रांग लीडर चाहिए जो देश में बेरोजगारी के मुद्दे को सॉल्व कर सके, और वो वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस सबकी नॉलेज होगी। हमारे देश का दुर्भाग्य पता है क्या है? तेजस्वी यादव जैसे नेता, चलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन देखिए 9वीं फेल है वो बंदा, उसको बना दोगे बिहार का CM। वो क्या करेगा? झूठे वादे कर देगा, कह देगा 50,000 लोगों को मैंने गवर्नमेंट जॉब दे देनी है, सारे खुश हो जाओगे। वो बस हाथ हिला देगा, राहुल गांधी जाएंगे ऐसे हाथ हिला देंगे और आप दे दोगे वोट। राहुल गांधी तो हमेशा बस बात करते रहते हैं, बैलेट से वोट पड़ना चाहिए, इससे वोट पड़ना चाहिए। कभी उन्होंने रहा है कि विदेश में बेरोजगारी का इतना मुद्दा, इतने स्टूडेंट है, बस 4 घंटे के लिए गए थे, उसमें 2 घंटे बातें की उन्होंने, स्टूडेंट के साथ थोड़ा बैठ गए, स्टूडेंट को लगा कि यार चलो ये अपने बंदे। भाई 70 साल से तो उनकी भी गवर्नमेंट थी, क्यों नहीं आज हमारा देश दुनिया के फैक्ट्री नहीं बन पाया? चाइना कैसे बन गया? हम और चाइना एक साथ ही आज़ाद हुए थे ना। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, 1948 में चाइना आज़ाद हुआ था। बट प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया ना, विजनरी लीडर्स नहीं है हमारी कंट्री में, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश के लोगों की है, जो गलत लीडर्स को चुन के बैठे हैं, जिनके पास कोई विजन नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है देश को आगे बढ़ाने की। उनको दिख नहीं रहा कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। नितिन गडकरी आते हैं, वो कभी कहते हैं यार देश में मैं इतने रोड बना दूंगा। आप बताइए रोड बना देंगे, उस पर गाड़ियाँ कौन चलाएगा? जॉब से नहीं है लोगों के पास, पेट्रोल के ही पैसे नहीं है, गाड़ी कौन चलाएगा उस पर?
केजरीवाल जी आते कहते हैं हम दिल्ली को यूरोप बना देंगे, अमेरिका बना देंगे। देख, दिल्ली को यूरोप और अमेरिका बनाने की जरूरत नहीं है, पहले आप दिल्ली में रोजगार पैदा कीजिए। रोजगार सिर्फ ये नहीं कि आपने जो आप देखते ही होंगे 10-10, 15-15 हज़ार की जॉब दिलवा दी डीटीसी बसों में, और इधर उधर डिफेंस सर्विस में लगा दिया है थोड़ा बहुत लोग, थोड़े बहुत बच्चों को। तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई। वो भी एक IITian होके भी उन्होंने वो दिमाग नहीं लगाया कि इस मुद्दे को सॉल्व कैसे किया जाए। आप स्कूल अच्छे कर देते हो, देखो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, स्कूल अच्छे कर दिए। देखो, स्कूल अच्छे करने से जॉब नहीं मिलेगी, सबसे बड़ी बात है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करोगे वो बताओ। उन्होंने क्या किया, 2-2 हज़ार रुपये बच्चों को थमा दिए और बोला चलो करो कुछ नया। 2 हज़ार में आपको पता है कोई बिजनेस होता नहीं। बिजनेस के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कैपिटल की रिक्वायरमेंट और स्पेशलाइजेशन स्किल आप प्रोवाइड करा नहीं रहे। बस 2 हज़ार बच्चों को थमा दो, स्कूल अच्छे करा दो, टीचर्स पर सबको डाल दो, और गवर्नमेंट जॉब में टीचर्स वो पढ़ाएंगे नहीं वैसे भी। तो कहीं ना कहीं देखिए, नेक्स्ट इलेक्शन में ना जिस भी लीडर को चुने, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीजेपी को चुने या कांग्रेस को चुने या आम आदमी को, जिसको भी चुनना है आपकी इच्छा है, बट पढ़े लिखों को चुने यार। एटलीस्ट उससे विजन पूछे कि तुम्हारे पास 1 करोड़ लोगों के लिए क्या प्लान है, तुम कैसे दोगे रोजगार। अगर एक पूरा प्लान, अगर उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाना होगा ना, बड़े प्यार से बना देगा, कह देगा हम 50,000 जॉब निकालेंगे, 1 लाख जॉब निकाल देंगे। भाई 1 लाख भी बोले ना, सीधे बोलो 1 लाख आपने निकाल दिया, 99 लाख के लिए क्या प्लान है। अब बिल्कुल बढ़िया फुल प्रूफ प्लान मांगिए। जब आप SSC के एग्जाम लिखने जाते हैं, जब आप UPSC का एग्जाम लिखते हैं, तब आप आंसर राइटिंग करते हैं, आपको क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की दी जाती है, आप वहाँ पे क्रिटिकल आंसर लिखते हैं। जब आप चुनाव में वोट करने जाते हैं तो ये क्रिटिकल क्वेश्चन क्यों नहीं माइंड में सोचते कि 1 करोड़ बच्चे हैं, आपको कोई कैसे बेवकूफ़ बना के चला जाता है कि 50,000 हम जॉब दे देंगे, 1 लाख जॉब दे देंगे, और सभी आप उसको भर भर के वोट देते थे कि चलो सब हम लोगों को मिल जाएगी। 99 लाख का क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। उन 99 लाख में आप में से कई बच्चे शामिल होंगे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपल सा है, हमें लीडर्स अच्छे चुनने होंगे। अभी बिहार में इलेक्शन आने वाला है, किसी दिन में बिहार की सारी प्रॉब्लम्स इस वाइट बोर्ड एनालिसिस में सारी डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। आप हमारा यूं ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।